हाँ जी बेटा जी। तो डेरिवेटिव को और आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में आपने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखी एसएफएम की, देखा कि भी चार पांच हार्डली चैप्टर हैं बड़े, जो अच्छे से अगर ग्रिप में हो तो कर लो एग्जाम्शन मुट्ठी में। समझे कि नहीं? और फिर आपने देखा कि मार्केट कैसे है। तो मार्केट में आपने पाया कि भाई दो सेगमेंट्स हैं, कैश सेगमेंट्स है तो डेरिवेटिव सेगमेंट है। कैश सेगमेंट में लेन देन इमीडिएट है, पैसे दो शेयर ले लो, शेयर बेचो पैसे ले लो। समझे कि नहीं? रखी रखो शेयर को, जितनी देर के लिए रखना चाहते हो आपका है। डेरिवेटिव सेगमेंट में शर्त लगाई जाएगी एक तरह से। एक बंदा कहे जब मैं खरीद लूंगा, दूसरा बंदा कहेगा जी मैं बेच लूंगा। प्राइस आज हो जाएगा सेटल। सेटलमेंट अगर डिलीवरी से चाहते हैं तो एक्सपायरी पे होगी, उसके लिए एक लंबा वेट करना होगा, और दोनों बंदों को एट दैट डेट अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। फॉरवर्ड पढ़ा उसमें हमने अच्छे से, फ्यूचर्स को वैसे जाना जब एग्जांपल दे रहा था। तो अभी आज फ्यूचर्स पढ़ने का टाइम है। फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक क्लास प्रैक्टिस सेशन भी रखूंगा, जिसमें हम लॉन्ग शॉर्ट करके फ्यूचर्स में आपसे प्रॉफिट लॉस पता करेंगे। जब कॉन्फिडेंस बन जाएगा पूरा, देन हम क्वेश्चंस कराएंगे। आओ जी अब फ्यूचर्स पढ़ें। जो तो कल का पिछला लेक्चर जो है वो आपने अच्छे से सुना है, तो फ्यूचर्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। शुरू में आपको ये फॉरवर्ड की तरह ही लगेंगे, डेफिनेशन में भी फर्क ये आएगा कि फॉरवर्ड में कोई मीडिएटर नहीं है, कोई मिडल मैन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है उसे। उसमें काउंटर पार्टी रिस्क है, उसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन है। किसी भी दिन सेटलमेंट कर लो, कोई भी क्वांटिटी कर लो, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ एक्सचेंज रेगुलेटेड है, सारे रूल्स रेगुलेशन एक्सचेंज बनाएगा। आओ शुरू करते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज that commit one party to buy underlying financial instrument, which can be a bond, stock or currency, or a commodity like gold, सोयाबीन, नेचुरल गैस। एक पार्टी कमिट हो जाएगी बाय करने के लिए और दूसरी पार्टी सेल करने के लिए, एंड वन पार्टी टू सेल अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अ कॉमोडिटी एट ए स्पेसिफिक प्राइस एट ए फ्यूचर डेट। तो सर यहाँ तक तो कोई खास फर्क नहीं है, फॉरवर्ड में भी यही था। एक पार्टी खरीद रही थी, दूसरी बेच रही थी, प्राइस सेटल था, डेट भी सेटल थी। इसमें भी यही है। और सुनते, एग्रीमेंट इज कंप्लीटेड एट ए स्पेसिफाइड एक्सपायरेशन डेट बाय फिजिकल डिलीवरी और कैश सेटलमेंट। सर उसमें भी यही था कि जो एग्रीमेंट है वो एक स्पेसिफाइड एक्सपायरी डेट पे कंप्लीट होगा, उसमें या तो फिजिकल डिलीवरी दी जाएगी या कैश सेटलमेंट होगी। बट सर एक और है, और ऑफसेट प्रायर टू द एक्सपायरी डेट। ये फीचर आपको फॉरवर्ड में नहीं मिलेगा, कि फॉरवर्ड तो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी में है आमने सामने बैठ के। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो हो रहा है एनएससी के थ्रू या बीएससी के थ्रू। ए अपने ऐप पे ऑर्डर डाल रहा है, पता नहीं दूसरा कौन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मेंटर हो रहा है। तो ये फैसिलिटी देते हैं कि अगर अभी एक्सपायरी मान लीजिए 20 दिन है दूर, और आप निकलना चाहते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है वो किसी और को बेच दीजिए, कोई और निभा लेगा। तो ये एक यूनिक फीचर आ जाता है बेटा जी, जो आपको फॉरवर्ड में बिल्कुल नहीं मिला, कि हम एक्सपायरी से पहले भी निकल सकते हैं। ये मैंने कल भी बताया था कि एक्सपायरी तो बहुत दूर की बात होती है, निकलने वाले तो 5 मिनट में निकल जाते हैं जब उनका पैसा बनता है। इन ऑर्डर टू इनिशिएट अ ट्रेड, कहते हैं शुरुआत करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बायर और सेलर मस्ट पुट अप गुड फेथ मनी इन अ मार्जिन अकाउंट। खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी गुड फेथ मनी रखनी होगी मार्जिन अकाउंट में। मतलब कि फॉरवर्ड में ऐसा मार्जिन का कोई चक्कर नहीं था। यहाँ अब क्या होता कि अगर मेरे को लग रहा है कि मैंने आईटीसी का फ्यूचर एक लॉट खरीदना है, और आईटीसी मान लो एक शेयर 160 रुपए पे चल रहा है पर शेयर, और एक लॉट का मतलब 4000 शेयर है, तो ये टोटल वैल्यू तो काफी ज्यादा बनेगी सर। वैसे तो 640 ही बनेगी, फिर भी कंफर्म करके ही लिखिएगा 6,40,000। ये मैं बाय करना चाहता हूँ, मैं लॉन्ग करना चाहता हूँ। याद है बेटा, कल बताया था कि जो बाय करेगा वो लॉन्ग करेगा। तो एक्सचेंज कहता है कि बेटा ठीक है करो, पर अभी एक्सपायरी यहाँ से 12 दिन दूर है मान लो, तो उस दिन अगर तुम मुकर गए भाई,
आईटीसी नीचे मिल रहा हुआ मार्केट में, तुम्हारी नीयत बदल गई, तुमने कहा जी मैं नहीं खरीदता, तो कहते हैं बेटा अगर ट्रेड करना है तो पहले कुछ पैसे रखने होंगे, ताकि अगर तुम मुकरो तो तुम्हारे मुकरने से दूसरे किसी का होगा नुकसान, ठीक है ना। सपोज एट द एक्सपायरी डेट द आईटीसी इज एट 150, तो ये बंदा कहेगा ले मैं 160 में क्यों खरीदूं भाई, वो तो 150 का मिल रहा है। दूसरा बंदा इस वक्त, उसने बेचारे ने शर्त ही ये सोच के लगाई थी कि भैया आईटीसी तो सस्ता हो जाना, मैं 160 का बेचूंगा। अब उसके सपने पूरे हो रहे हैं, जो चीज 150 की है वो 160 पे बेचने वाला है, पर ये मुकर गया भाई। मुकर जा, कोई बात नहीं, तेरे से हमने पैसे रखे हुए मार्जिन के, जो तेरा नुकसान हो सकता ना उतना मार्जिन हम रख लेते हैं, और जो तेरा नुकसान है वो दूसरे का प्रॉफिट है। फिर मतलब इसमें फ्यूचर में कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, क्योंकि ट्रेड की शुरुआत पे ही एक्सचेंज रूल बना देता है, ब्रोकर फिर अपने मेंबर से पूरा करवाते हैं उस रूल को, अपने क्लाइंटों से पूरा करवाते हैं मार्जिन लेके। मार्जिन लॉन्ग इन्वेस्टर से भी लिया जाएगा, और दूसरी तरफ जो बंदा इसको सेल कर रहा है आज, कल को उसका पासा भी पलट सकता है, तो उससे भी मार्जिन लिया जाएगा। तो बिना मार्जिन रखे आप फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो ये जरूर पढ़ेंगे। In order to initiate a trade in future contract, buyer and seller must put up a good faith money, जिसे हम margin money कहते हैं. Regulators, commodity exchanges and broker doing business on commodity exchanges determine the margin level. अब मॉड्यूल में यहाँ commodity exchange ही लिखा है, आप commodity exchanges के बजाय stock exchanges भी स्लैश कर सकते हैं। उसने कहा रेगुलेटर्स मतलब मार्केट के रूल रेगुलेशन बनाने वाले जैसे कि सेबी, एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स मिलके मार्जिन रिक्वायरमेंट डिटरमिन करते हैं। तो एक बदलाव, दो बदलाव अभी तक आप देख चुके हैं सीधे सीधे। एक तो भाई इसमें एक्सपायरी से पहले निकलने की भी सीधा रास्ता दिया गया। दूसरा, इसमें आपको फ्री फंड में नहीं कुछ शुरू होने वाला, आपको कुछ पैसा रखना होगा, विच विल बी सर्टन वैल्यू ऑफ योर ट्रेड। लाइक दिस ट्रेड इज ऑफ 6,40,000, तो मार्जिन कुड बी 30%, यस। वॉलेटाइल मार्केट में इट कुड बी 40, ठीक है सर, बिल्कुल। अब कहते हैं होवर अनलाइक अ फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड की तरह नहीं, अनलाइक, लाइक फॉरवर्ड नहीं, अनलाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ प्राइवेट ट्रांजेक्शन। ये कोई आमने सामने बैठ के नहीं है, प्राइवेट ट्रांजेक्शन नहीं है, बट गेट्स ट्रेडेड ऑन ए आरएससी, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होती है। इन एडिशन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय एक्सचेंज। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है मैं समझाता हूँ। देखो फॉरवर्ड में तो आपने शर्त लगानी है तो 500 शेयर्स की लगा लो, $100 की लगा लो, जैसी भी चीज कर रहे हो, सोने की बात हो रही है 10 तोले की लगा लो, क्यों, तो आमने सामने हो आप। फ्यूचर में स्टैंडर्डाइजेशन है, लॉट है, जिस तरह आईटीसी है तो उसका एक लॉट लेना होगा 4,000 शेयर। 4,000 शेयर यहाँ इमेजिनरी है, एक्चुअल लॉट में डिफर, ठीक प्लीज। अब अगर कोई कहे यार ये 4,000 तो बहुत ज्यादा है, जोखिम बहुत है इसमें, तो मेरे को यार ऐसा नहीं कर सकते कि आप 500 शेयर का दे दो आईटीसी फ्यूचर, ओके ना। इधर यू कैन बाय अ लॉट और सिंपली इग्नोर। फिर जो कहे नहीं यार ऐसा था, मेरा मूड था 5,000 शेयर का, तो एक लॉट पूरा दे दो और बाकी फ्रैक्शनल दे दो ना, या एक लॉट मिलेगा या 2 लॉट मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 100 मिलेंगे, फ्रैक्शनल लॉट नहीं मिलेगा। तो ये काम किसने किया, एक्सचेंज ने, आपके हाथ में दिया ही नहीं कि कितने शेयर्स का ट्रेड होगा, इन्होंने लॉट साइज अपना डिसाइड कर रखा है, वो लॉट साइज ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है सर। फिर मार्जिन के रूल्स भी किसने बनाए, एक्सचेंजेस ने। एक्सपायरी कहाँ होनी है, वो भी एक्सचेंज ने। अब हमारे यहाँ इंडिया में ज्यादातर जो फ्यूचर्स हैं उनमें मंथली एक्सपायरी का सीन है। मंथली एक्सपायरी, फिक्स्ड डेट, लास्ट थर्सडे ऑफ द रेलेवेंट मंथ, मतलब जो भी आपका मंथ चल रहा है, इफ यू आर इन द मंथ ऑफ मार्च तो मार्च का लास्ट थर्सडे, इफ यू आर इन द मंथ ऑफ नवंबर देन नवंबर का लास्ट थर्सडे, नवंबर सीरीज नवंबर के लास्ट थर्सडे, दिसंबर की जो सीरीज होगी, सीरीज मतलब नया सौदा एक तरह से, उसकी एक्सपायरी दिसंबर के लास्ट थर्सडे। मतलब कि बायर और सेलर ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि भैया एक्सपायरी किस दिन करवानी है, किस दिन सेटलमेंट करवानी है, वो भी एक्सचेंज के हाथ में। अभी कई फ्यूचर्स ऐसे हैं बेटा जिनमें वीकली एक्सपायरी भी आ गई, तो वो हर हफ्ते के लास्ट थर्सडे एक्सपायर हो रहे होते हैं, ठीक है सर। तो ये सारी स्टैंडर्डाइजेशन है, जरूरी भी है। अब देखिए जी, स्टैंडर्डाइजेशन मैंने आपको काफी एग्जांपल दिए, अब और आगे बढ़े, ये वाली लाइन का मतलब भी लें। ऑल द टर्म्स, ऑल द टर्म्स अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा आर सेट बाय स्टॉक एक्सचेंजेस। सर प्राइस एक्सचेंज कैसे सेट कर देगा,
How can NSE say कि ITC future will trade at 160? The price is always determined by demand and supply. मतलब कि यार प्राइस कैसे डिटरमिन होगा? प्राइस तो ऐसे है यार, स्पॉट रेट भी बायर और सेलर ही डिटरमिन कर रहे हैं, फ्यूचर रेट भी बायर और सेलर ही डिटरमिन कर रहे हैं। अब जैसे आईटीसी है, स्पॉट पे उसका रेट चल रहा मान लो 158, मतलब 158 रुपीज कैश मार्केट दिखा रही है। 1 मंथ एक्सपायरी वाला फ्यूचर है, इस वक्त उसका रेट चल रहा है 159। अभी स्पॉट पे आईटीसी ने कोई बड़ा ऐलान कर दिया, फलाना ये वो फलानी चीज भी मैन्युफैक्चर करने वाली है, उसके डीलरशिप्स करने वाली है, ये करने वाली है, और स्पॉट पे एकदम से 7 अंकों की बढ़त आ गई, 165 का हो गया। फ्यूचर में भी जो लोग इसमें ट्रेड करने वाले हैं, जो सेलर लोग हैं, वो चतुर हैं, वो इसको अब 159 पे बेचने की बात तो करेंगे नहीं। दे विल आस्क, एक होता ना आस्क कि कितना, दूसरा खरीदने वाला डालता बिड, देन द प्राइस विल सेटल। हो सकता है प्राइस 167 हो जाए। तो दिस मूवमेंट, दिस प्राइस इज नेवर डिटरमिन्ड बाय एनएससी या बीएससी, इट इज बिकॉज ऑफ द बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर डिसाइड द प्राइस। हाँ, पर एक्सपायरी कब होगी, लॉट साइज क्या होगा, मार्जिन कितना होगा, और रूल रेगुलेशंस क्या बनाए जाएंगे ट्रेड के, वो सब देखेगा एक्सचेंज। All terms other than price are set by exchange rather than individual parties, as in case of a forward contract. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होगा, कहता फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो अदर टर्म्स भी हैं, एक्सपायरी कब होनी है, कितने यूनिट्स होंगे, कितने शेयर्स होंगे, वो सब भी पार्टीज ही देख लेती है। फ्यूचर्स में एक्सचेंज। ऑल्सो बोथ बायर एंड सेलर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट काउंटर पार्टी रिस्क। जैसे फॉरवर्ड में हमने देखा था कि जो एक बंदा जो प्रॉमिस कर रहा है, वो मुकर सकता है बाद में, अपनी बात से पलट सकता है, अपने प्रॉमिस को कह सकता है कि मैं नहीं निभाता, तो काउंटर पार्टी रिस्क था, यहाँ वो भी नहीं है। कहते हैं इसे प्रोटेक्टेड है बाय एन एंटिटी कॉल्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ये सर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कुछ नहीं है, एक्सचेंज नहीं बनाई है, और इसने बस ये इंश्योर करना है कि भाई जोड़े ब्रोकर्स वगैरह हैं वो मार्जिन मुर्जिन लेते रहे अपना उससे, क्लाइंट से, तो कल को कोई दिक्कत ना है। थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन provides this guarantee to ensure that the buyer or seller of future contract does not suffer as a result of counterparty defaulting on its obligation। कहते क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये गारंटी प्रोवाइड करती है ताकि बायर और सेलर जो है उनका कोई नुकसान ना हो काउंटर पार्टी रिस्क के कारण। इन केस वन ऑफ द पार्टी डिफॉल्ट्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन स्टेप इन टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ दिस पार्टी so the other party so that the other party does not suffer ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहता है अगर एक बंदा गलती कर भी देता है तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पूरा ध्यान रखती है और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होने देती। अब आप खुद सोचो, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कोई रिश्तेदार है हमारी, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट में जो नुकसान हो रहा है दूसरी पार्टी के डिफॉल्ट के कारण वो रिकवर करेगी? सर उसके बाद मार्जिन पड़ा है और कुछ नहीं। ये देख लीजिए आप। To be able to guarantee the fulfillment of obligation under the contract, clearing corporation holds an amount as a security from both the parties। अब ये अमाउंट क्या होता है? इस अमाउंट को हम कहते हैं मार्जिन मनी। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट्स। बिल्कुल, जब आप लोग स्टॉक मार्केट में उतरेंगे, मैं तो यही कहूंगा आप इन्वेस्टर बने और कैश सेगमेंट में शेयर अच्छे अच्छे खरीदें, महीने में हर महीने खरीदें, रेगुलर हैबिट बनाएं अपनी खरीदने की, ठीक है। पर चलो आपके दिमाग में आया कि नहीं सर थोड़ा सा फ्यूचर भी करके देखते हैं, आप भी तो करते हो ये हो, ठीक है, तो तब आपको रखना पड़ेगा मार्जिन। तो मार्जिन में आपको ऑप्शन दी जाएगी कि या तो आप कैश में मार्जिन डिपॉजिट कराओ, जो कि बहुत नेचुरल है कि पैसा है, रोकड़ है आपके खाते में, बात खत्म। दूसरा ये कि अगर आपके अच्छे खासे शेयर का पोर्टफोलियो है, उसी ब्रोकर के पास जो डीमैट है आपका, उसके अंदर आपके पास अच्छे खासे शेयर्स हैं, तो भैया उन शेयर्स को एज ए सिक्योरिटी ले लेते हैं ये लोग। बड़ी रिस्की हरकतें हैं भाई, बहुत रिस्की हरकतें हैं, हम नहीं कहते ऐसा करो। मार्जिन अगर कैश में रख सकते हो तो ही ट्रेड करो, नहीं तो जो शेयर खरीदे हो ना वो भी लुट जाएंगे। और सुने, ऑल्सो सिंस द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस, parties have the flexibility of closing out the contract prior to the maturity by securing of the transaction।
कहता है एक ये चीज़ भी है कि ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं एक्सचेंजेस में ट्रेड होते हैं, तो इसमें आपको एक्सपायरी तक वेट करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत और लोग बैठे होते हैं, अगर आपने जो खरीदा हुआ किसी और को बेच दो, एक्सपायरी वो करा लेगा, 2 दिन बाद वो कहे जी मेरे को नहीं रखना, वो तीसरे को बेच दे। तो ये फीचर आपको इन्हीं में मिल पाता है। तभी मैंने आपको कल जब एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में देखे आपने दिए, तो वहाँ ये बताया था 5-5 मिनट बाद भी आप निकल सकते हैं इसमें से, फ्यूचर्स में से। फॉरवर्ड में ये नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद डिफरेंस आ जाता है फॉरवर्ड और फ्यूचर का। फिर ट्रेडिंग मैकेनिज्म आता है कि कैसे ट्रेडिंग होती है। और पहले डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह, थ्योरी क्वेश्चन की तरह आ भी सकता है, बट इट विल बी काउंटेड एज ए वेरी इजी क्वेश्चन। तो अभी तक आपके दिमाग में कुछ बातें मैंने डाल दी हैं कि भाई फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों आगे के एग्रीमेंट है। आज नहीं, आगे के लिए शर्त लगाई जाती है कि इस रेट में मैं खरीदूंगा, तू बेचेगा। एक शर्त लगती है आपस में आमने सामने बैठ के, वो होता है फॉरवर्ड। एक शर्त लगती है एक्सचेंज के थ्रू, वो होता है फ्यूचर। जो आपस में शर्त लगती है उसमें कोई मार्जिन मनी नहीं, रूल रेगुलेशन किसी के नहीं, आप अपने करता धरता आप हैं। और जो शर्त लगती है एक्सचेंज के थ्रू, उसमें एक्सचेंज मार्जिन के रूल बनाता है, एक्सपायरी फिक्स करता है, क्वांटिटी फिक्स करता है। ये सब दोनों हाईली स्पेकुलेटिव चीजें हैं, ध्यान से। हेजिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो बात अलग है, उसकी बात छिड़ेंगे। आओ सर, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर समझें। ट्रेडिंग, forward contract are traded on personal basis or on telephone or otherwise between parties to party. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटिटिव एरेना में ट्रेड होते हैं, मतलब कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है सर। साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर इंडिविजुअली टेलर्ड, मतलब कस्टमाइज, एंड हैव नो स्टैंडर्ड साइज। इसमें कोई स्टैंडर्ड लॉट साइज नहीं होता। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट एज द केस मे बी। कहते फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट, मतलब कि एक लॉट में 1000 शेयर होंगे या एक लॉट की वैल्यू कम से कम 10 लाख 8 लाख होगी, उस हिसाब से स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है। ऑर्गेनाइज एक्सचेंजेस, नेचुरल है ये ओटीसी आएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड इन ओटीसी मार्केट, ये ओटीसी मार्केट में ट्रेड होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड इन ऑर्गेनाइज एक्सचेंजेस, जिनकी डेजिग्नेटेड फिजिकल लोकेशन भी है। ठीक है, बाकी नेचुरल है उस फिजिकल लोकेशन तक जाना जरूरी नहीं है, ऐप के जरिए, लैपटॉप के जरिए आराम से ट्रेड करें अपने घर पे बैठ के। देन सेटलमेंट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट टेक प्लेस ऑन ए डेट एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। कहते फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो सेटलमेंट होती है वो उसी दिन ही होती है जो आप दोनों ने दिन चुना है, बैठ के इकट्ठे डिसाइड किया है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट आर मेड डेली वाया एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस, बिल्कुल जी, इसमें डेली बेसिस पे आप निकल सकते हैं, जब आप चाहें गेम छोड़ के जा सकते हैं। देन डिलीवरी डेट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिलीवर्ड ऑन डेट एग्रीड अपॉन एंड इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। क्या तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी उसी दिन ही होती है जो डेट एग्री की जाती है, और वहां हमेशा एक्चुअल डिलीवरी ही दी जाती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी डेट्स आर फिक्स्ड ऑन cyclical basis and hardly take place. However, it does not mean that there is no actual delivery. सर देखो, ये पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे फ्यूचर्स में सिर्फ कैश सेटलमेंट ही होती है। ये पढ़ के तुम ना लगेगा तुम्हें ऐसा, पर ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा ही होता था। फिर मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। 2018 में इंडिया में ऐसा लगा इनको कि स्टॉक मार्केट में जो ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस हैं, जिनकी ऑप्शंस की तो अभी हमने बात करनी है, खैर ये बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव हो गई हैं और बहुत ज्यादा सट्टेबाजी हो रही है हमारी मार्केट में। तो इन्होंने एक रूल बना दिया कि जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस हैं उनमें सेटलमेंट जो होगी एक्सपायरी पे, वो फिजिकली होगी। अब फर्क क्या होता है उसमें, देखो सर, आईटीसी वाला एग्जांपल ही ले लो, बना बनाया एग्जांपल है। 4000 शेयर का लॉट था, 160। अब ये होता है 6,40,000 रुपया, और जब मैं लॉन्ग कर रहा हूँ तो एक तरह से मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं आईटीसी के 4000 शेयर खरीदूंगा 160 पे, एक्सपायरी डेट पे। डेट भी डाल दो कुछ, मान लो ऐसी डाल दी कि 26, कि मंथ एंड की तरफ डाल रहा हूँ कि लास्ट थर्सडे उधर ही होते हैं ना। ठीक है जी, 26 मान लो लास्ट थर्सडे है, एंड 26 कुछ भी डाल दे यार, 26/9 पा दिया। ठीक है, इस दिन मैं खरीदूंगा, ये एक्सपायरी डेट है। तो इसमें क्या होता है कि जिस दिन ट्रेड शुरू हो रहा है, ट्रेड शुरू हो रहा है मान लो 2/9 को, उस दिन आपको रखनी होती है मार्जिन मनी।
दैट विल बी मिनिमम 20%। तो मिनिमम 20% अगर हम लगा के चलें, बट आजकल वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो 40% भी हुआ पड़ा। इतना पैसा रखना होता है। फिर जिस तरह ये मूव करता है, जैसे 160 पे आपने खरीदा, 170 हो गया, तो आपके इसमें पैसे ऐड होते रहते हैं कि गेन हो रहा है, आपकी खरीदी हुई चीज़ महंगी हो गई है। फिर नीचे आता है 170, सॉरी 170 नहीं 163, तो पैसे माइनस भी हो जाते हैं। और नीचे आता है मान लो 158। ये तो मार्जिन मनी अप डाउन होती रहती है। आपने जो पैसा अपने अकाउंट में रखा होता है ना, वो अप डाउन होता रहता है। और फिर ब्रोकर के रूल होते हैं कि अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं इन दिनों में जब तक एक्सपायरी नहीं आती, और एक मिनिमम अमाउंट से नीचे चला जाता है जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन, तो वो आपको और पैसे डालने के लिए भी कहता है। तो इंडिया में ऐसे ही चल रहा था 2018 से पहले कि भाई इतने पैसे रख लो, और एंड में जो भी सट्टेबाजी का एंड होगा या पहले कभी निकलना होगा निकल जाओ भाई, ऐसे। फिर मैंने देखा कि यार इसमें लोग ना बड़ी ज़्यादा लीवरेज लेने लग गए हैं कि 6,40,000 की एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एंजॉय कर लेते हैं 1,28 लगा के। तो उन्होंने एक रूल बनाया, 2018 में बनाया, 2019 से मैंडेटरी कर दिया कि सेटलमेंट फिजिकली होगी, कि 26/9 को जाके तुम्हें 1,40,000 रुपए देने पड़ेंगे, और दूसरे जिस बंदे ने बेचा उसको 4,000 शेयर अपने डीमैट में रखने पड़ेंगे। अब तब से क्या हुआ, जो एक्सपायरी के आखिरी 3 दिन रहते हैं ना, 24, 25 और 26, उस दिन मार्जिन रिक्वायरमेंट कुछ स्पेशल हो जाती है। आपको एक आ जाता है कि पूरा मार्जिन होना चाहिए 26 तारीख को आपके खाते में, अगर पोजीशन वहां तक ले जानी है। मतलब पूरे कितने पैसे होने चाहिए, 6,40,000। 25 तारीख को तकरीबन 50% कहा जाता है जहां तक मेरी नॉलेज है। 24 तारीख को भी 50% कहा जाएगा। अब उससे क्या होगा कि ज्यादा पैसे चाहिए, जो पोजीशन को एंड तक रखना है, ज्यादा पैसे चाहिए सर। फिर ज्यादा पैसे चाहिए तो ट्रेड कम होगा, सट्टेबाजी थोड़ी रुकेगी। पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ यार, लोग एक्सपायरी से पहले निकलने शुरू हो गए। आखिरी 3 दिन में प्रॉब्लम है, पहले तो वही है। हाँ, सेटलमेंट अब एक्सपायरी पे फिजिकली होती है, ये रूल बन चुका हुआ है। ठीक है। तो भाई जो ये लिखना चाह रहे थे, ये पुराना ही लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि भाई देखो सेटलमेंट जो है वो हार्डली टेक प्लेस बाय डिलीवरी, पर साथ में लिखा ओवर इट डजंट मीन देयर इज नो एक्चुअल डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी भी हो सकती है पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैश सेटल्ड हो जाते हैं। ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कहते कॉस्ट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द बिड आस्क स्प्रेड। बिड और आस्क क्या होता है कि जिस तरह आप डॉलर है, $1 इज इक्वल टू 70.20, 70.80, ये होता है बिड रेट, ये होता है आस्क रेट। तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द ट्रांजैक्शन, वो कुछ मार्जिन पॉइंट्स वगैरह लगाए जाते हैं बिड और आस्क के ऊपर। जब आप फॉरेक्स का चैप्टर करेंगे तब समझेंगे, वो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो जाती है फॉरवर्ड में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटेल्स ब्रोकरेज फी फॉर बाय एंड सेलिंग ऑर्डर्स, ये रुपी नहीं बेटा, एस ऑर्डर्स कर देना, आर कर देना या ऑर्डर्स कर देना, समझ गए हो। फ्यूचर में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो है ब्रोकरेज। देखो जब आपने आईटीसी का फ्यूचर खरीदना है, 6,40,000 यदि वैल्यू बनती है, मार्जिन तो आपको देना ही देना है, प्लस आपको देनी पड़ेगी ब्रोकरेज, और कई तरह के टैक्सेस एक्सचेंज के होते हैं वो भी देने पड़ेंगे। तो एक मोटा हिसाब अगर मैं आपको बताऊं तो आपके एक लॉट में सारा कुछ मिला के 300-400 रुपये लग जाएंगे। 300 रुपये यहाँ आपको देने पड़ेंगे टोटल, ब्रोकरेज, फिर उसके ऊपर जीएसटी, देन उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज चार्जेस, जो भी है वो सारा आपको देना पड़ेगा। ये आपको बाय करते वक्त भी देना है, और जब आप इसे सेल करें, मतलब कि आप एक्सपायरी तक नहीं जाते हैं, निकलना चाहते हैं, तो भी देने पड़ेंगे। तो फ्यूचर में ट्रेड करते वक्त बाय और सेल जो भी आप कर रहे हैं उस पर आपको ब्रोकरेज देनी है। यही एक्सचेंज की कमाई है, उसी में ब्रोकर की भी कमाई है। तो ध्यान रखेंगे सर ब्रोकरेज वाला भी। फिर मार्क टू मार्केट, इसे कहते हैं एमटीएम। बहुत प्यारा पॉइंट है बेटा, प्रैक्टिकली भी हमें आना है इसका स्टेटमेंट बनाना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट सब्जेक्ट टू मार्क टू मार्केट, future contract are subject to marking to market, in which loss or profit, or only or profit is debited, loss debited, or credited, profit credited in margin account on daily basis ड्यू टू चेंज इन प्राइस। समझाऊं पूरा अच्छे से, ये लो, हमने आईटीसी का फ्यूचर, हमने आईटीसी का फ्यूचर 160 पे लॉन्ग किया,
और जिसका एक लॉट 4,000 शेयर के बराबर है। इसके लिए हमने अपना इनिशियल मार्जिन जो डाला वो डाला था 1,28,000। याद है आपको? सर 1,28,000। अब पहले दिन जब ये दिन एंड होता है, क्योंकि हमने तो सुबह 9:30 इसे लॉन्ग कर दिया, अभी 3:30 तक मार्केट चलेगी और आईटीसी का फ्यूचर में रेट हो गया है 163। देखिए, अगर आप एक लॉन्ग इन्वेस्टर हैं तो आपको कितना अच्छा लग रहा है, आपने जो चीज़ 160 में खरीद ली है अब उसके रेट 163 है। तो ये फ्यूचर है, इसमें डेली एमटीएम एडजस्टमेंट होती है। मार्किंग टू मार्केट जो पढ़ा आपने, मार्केट रेट के अनुसार कर दिया जाएगा, चाहे आप निकले हैं चाहे नहीं, डजेंट मैटर। 3 रुपए का अनरलाइज्ड गेन है, 4,000 का लॉट है, आपके मार्जिन में 12,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। दिस इज द सिचुएशन डे 1 के एंड पे। अब अगले दिन मार्केट 163 से इसे आगे लेके जाएगी कहीं, सपोज, अच्छा सोचते हैं थोड़ा है, अब 170 हो गया। मैं कहा यार अभी तो एक्सपायरी तो अभी 20 दिन दूर है, रखी रखता हूँ, अभी तो 2 दिन ही हुए। 7 पॉइंट और बढ़ गया सर, 7 इंटू 4,000, मुनाफा ही मुनाफा। डे 2 का एमटीएम लीजिए सर, प्लस कर दीजिए 28,000। नाउ यू हैव 168,000। दिस इज ऑल एमटीएम, इसे कहते हैं एमटीएम एडजस्टमेंट। और यही शर्त अगर आपने फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में लगा रखी होती, जहां आप और आपका दोस्त आमने सामने, कोई एक्सचेंज नहीं, कोई मार्जिन नहीं, तो कुछ नहीं होना था। आपने कहना था देख भाई 170 का हो गया अभी, उसने कहना टिक के बैठ, एक्सपायरी पे देखेंगे, ये तो मार्केट है, रोज चलता है, क्या हो गया अगर 170 का हो गया, आज की तो बात ही नहीं हुई थी। अब पासा पलटता भी है। आईटीसी के बारे में कोई बुरी खबर आ गई एकदम से, बहुत जबरदस्त बुरी खबर आ गई, और आईटीसी थर्ड डे 155 पे आ गया। ओहो सर, 15 पॉइंट लुढ़क गया एक दिन में, पॉसिबल है सर? कोई भी इमेजिनेशन नहीं है, 60,000 रुपए का नुकसान होने वाला। तो 168 यू हैव इन योर मार्जिन अकाउंट एंड द थर्ड डे एमटीएम इज 60,000 नेगेटिव, तो आपका मार्जिन रह गया सिर्फ इतना। और ये बेटा जी इसीलिए रखी गई है ये अद्भुत टेक्निक, 1,08,000 है भाई, ध्यान से कुछ और मतलब नहीं ना। मैं क्लियर ही कर दूं, कोई सोच रहा होगा सर ने तो यार बढ़ाई बहुत ज्यादा दिया। 1,08,000 ये लीजिए सर, ये इसलिए रखा गया है कि भाई जो भी बायर और सेलर है वो प्रोटेक्टेड रहे। अब आप कहोगे कैसे? सर देखो, इसने 1,28,000 डाले थे, इसे हमने कहा कि आज तक जो हुआ उस मुकाबले आपके पैसे रह गए इतने। अब अगर ये पैसे थोड़े और नीचे चले गए ना, तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है कि अगर उससे नीचे आ गया तो आपको कहा जाएगा और पैसे डालो। आप कहोगे मैं नहीं डालता, तो हम कहेंगे आपका ट्रेड कैंसिल हो गया, यहीं स्क्वायर ऑफ कर दिया आपकी पोजीशन। इसी वजह से तो फ्यूचर में अगर नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की भरपाई अपने आप हो जाती है, उससे कोई बच नहीं सकता। ये इतनी ब्यूटीफुली काम करता है कि मार्केट के जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे को बदलता रहता है। तो जो आप गेन में होते हैं तो आपका पैसा बढ़ने लग जाता है, लॉसेस में होते हैं तो आपका पैसा खा भी जाता है, और ये काम फॉरवर्ड में किया ही नहीं जाता। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको प्रैक्टिकली अच्छा लगेगा। देन देयर इज मार्जिन। मार्जिन फॉरवर्ड में तो लिए ही नहीं जाते, फ्यूचर में होता है। इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एवरी पार्टिसिपेंट इज सब्जेक्ट टू मेंटेन मार्जिन as decided by the exchange authority. Every participant here means buyer as well as seller. तो कह रहा है जी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, फिर वो चाहे हमारे बायर साहब हैं या सेलर साहब हैं, दोनों को रखना होगा मार्जिन जैसा कि एक्सचेंज अथॉरिटीज ने डिसाइड किया। क्रेडिट रिस्क इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट रिस्क इज borne by each party and therefore every party has to bother for credit worthiness. बिल्कुल सर, आपको डर लगता ही है कि दूसरा बंदा पता नहीं यार बाद में अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करे या ना करे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, फॉरवर्ड में है। इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इट्स अ टू वे ट्रांजेक्शन, हेंस द पार्टीज नीड नॉट टू बॉदर फॉर द रिस्क। ठीक है सर जी, दोनों तरफ से प्रोटेक्टेड है क्योंकि दोनों तरफ से मार्जिन ले लिया जाता है। तो ये 9 पॉइंट है। अब जो एसएफएम में थ्योरी में ऐसा सवाल अगर आएगा तो इट्स अ लो रेटेड क्वेश्चन, पहली बात तो ये। तो हार्डली आप 5 पॉइंट इसमें करेंगे,
और वो वहाँ लिखाएंगे और वो आपको अपने आप भी याद आ जाएंगे। जिस तरह बच्चे याद रखते हैं कि ये OTC मोड है, पोस्ट एक्सचेंज है, वहाँ साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप देख लो, उधर एक्सचेंज डिसाइड करेगा। फिर सेटलमेंट वाला पॉइंट बच्चों को याद रह जाता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट रह जाता है, MTM रह जाता है, मार्जिन रह जाता है, बहुत होते हैं इतने। अब इसके बाद सर थोड़ी सी थ्योरी और रखी है। ऑप्शंस मैं आपको उस दिन पढ़ाऊंगा जिस दिन ऑप्शन क्लास में शुरू होंगी। इसके बाद मैं थोड़ा प्रैक्टिस करवाना आपको बोला, लॉन्ग शॉट विद कमीशन ये वो सारा सिखाना है, कुछ नॉलेज की बातें देनी है, फिर क्वेश्चन फ्यूचर के शुरू होने हैं। अब थोड़ा ट्रेडिंग मैकेनिज्म इन स्टॉक फ्यूचर लिख के आ रहा है, वो पढ़ लेते हैं। While trading in future contract, both stock as well as future, stock as well as future नहीं सर, ट्रेडिंग इन फ्यूचर तो यहाँ होना था, स्टॉक एज वेल एज इंडेक्स लिखेंगे यहाँ। चलो बताता हूँ ये क्या होता है, अभी लिख लें। बोथ बायर एंड सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैव टू डिपॉजिट इनिशियल मार्जिन विद देयर ब्रोकर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड। क्या बोल रहा है कि जब आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करेंगे, फिर चाहे वो स्टॉक के फ्यूचर हो, चाहे वो इंडेक्स के फ्यूचर हो, चाहे आप बायर हैं चाहे आप सेलर हैं, आप दोनों को अपने ब्रोकर के पास मार्जिन रखना पड़ेगा। अब आप थोड़े से परेशान हो गए होंगे, सर इंडेक्स के फ्यूचर। सर देखिए, जैसे ये HUL है, HUL जानते हैं ना सारे, स्पॉट मार्केट में इसका रेट आ रहा 2100 रुपये, फ्यूचर मार्केट में इसका रेट आ रहा 2120 रुपये। आपने ये खरीद लिया, तो ये क्या खरीदा आपने, इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्टॉक फ्यूचर ही बोल सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर कैसे बोल देंगे, HUL को इंडेक्स छोड़ना। फिर सर हमारा निफ्टी है, निफ्टी आ रहा है 11,700 स्पॉट पे। अब निफ्टी एज सच कोई शेयर नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं, इट्स अ बेंचमार्क इंडेक्स। ये 50 शेयर की वेटेड एवरेज है, इसका एक बेस पीरियड है, वो सारा मैंने स्टॉक स्टोरीज पे बहुत बड़ी वीडियोस बना रखी हैं, उनमें भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। यहाँ आपको जो लिमिटेड इसके बारे में पता होना चाहिए वो सारा बताया जाता है। ये तो स्पॉट लेवल है, एज सच ये कोई शेयर नहीं है, आप इसे खरीद नहीं सकते स्पॉट बेसिस पे। बट इफ यू आर बैटिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ इंडेक्स, मतलब कि आपको इंडेक्स में उछल कूद जो हो रही है वही पसंद है, आप किसी शेयर को देखना ही नहीं चाहते, तो सर इसके लिए भी सट्टेबाजी खोली है हमने, निफ्टी के भी फ्यूचर आते हैं। वन लॉट जो है निफ्टी में आज की डेट में जो चल रहा है वो बता रहा हूँ 75 है, 75 का लॉट है, आप निफ्टी भी ले सकते हैं। और इंडेक्स भी आते हैं जैसे बैंक निफ्टी, वो भी लिया जा सकता है, पहले एक समय लेते हैं। अब ये जैसे स्पॉट रेट है, जैसे यहाँ होता है हल्का फुल्का प्रीमियम या डिस्काउंट, वैसे ही चलेगा। मान लीजिए गिरावट का दौर है और निफ्टी डिस्काउंट पे कोट हो रहा है, ये निफ्टी फ्यूचर है। तो अगर आप एक निफ्टी फ्यूचर खरीदते हैं तो 11,690 इंटू 75, इतनी वैल्यू ऑफ द ट्रेड मानी जाती है। 11,690 इंटू 75, 876,750, इतने का सौदा सर ये। इसमें भी मार्जिन देना होगा, चाहे खरीदें चाहे बेचें। और एक बात याद रखें, जो स्टॉक फ्यूचर होते हैं ना, उनकी सेटलमेंट तो स्टॉक से हो सकती है, फिजिकल डिलीवरी से हो सकती है। इंडेक्स के फ्यूचर सिर्फ कैश सेटल्ड होते हैं, ये याद रखें। बहुत लोग ऐसे हैं हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी के, हमारे खुद के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो इन चीज़ों में बहुत डीप गए, उनका करियर यही है निफ्टी फ्यूचर्स, दे ओनली डील इन निफ्टी, और एब्सोल्यूट कमांड है उनकी, रोज ट्रेड नहीं करते, जब मौका होता है तब करते हैं, अच्छा पैसा बनाते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा कि निफ्टी के भी फ्यूचर्स में ट्रेड हो सकता है। अब कहते हैं रूल फॉर द कैलकुलेशन, rules for the calculation of margin to be deposited with broker are framed by stock exchanges। कहता मार्जिन कितना जमा करना है ये आपके स्टॉक एक्सचेंजेस बताएंगे, और वो गाइडलाइंस अपनी रिवाइज करते रहते हैं। अनदर फीचर रिगार्डिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर स्टॉक, अब देखो ठीक आ गया वर्ड, एज वेल एज इंडेक्स फ्यूचर, इज दैट मार्जिन रिक्वायरमेंट इज कॉन्टिन्यूस। अभी एग्जांपल दिया था कि जो मार्जिन आप डालते हैं ना, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, कि अगर आपके किया हुआ ट्रेड आपकी फेवरेबल डायरेक्शन में जाए, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, तो मार्जिन बढ़ता है, और उससे उलट स्थिति हो जाए तो ये कम भी हो जाता है। तो ये मार्जिन एक बार डाल दिया फिर उसके बाद 20 दिन बैठेंगे, ऐसा नहीं है। अगर मार्जिन कम हो गया लॉसेस होने के कारण, यू विल गेट दी मार्जिन कॉल, आपको कहा जाएगा भाई साहब और पैसे डलवा दो, नहीं तो आपका ट्रेड अभी बंद करवा रहे हैं हम। किस लिए?
काउंटर पार्टी रिस्क ना हो जाए, क्योंकि अगर आप लॉस में गए और वो लॉस की भरपाई ना हो पाई तो भैया वो पैसे कौन देगा? तो आपको नेगेटिव तो होने ही देते मार्जिन में। पढ़ें अब थोड़ा। Every business day, the broker will calculate the margin requirement for each position. कहता ब्रोकर कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उनके सॉफ्टवेयर्स करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है बेटा जी, एआई का जमाना है। सॉफ्टवेयर अपने आप फिट कर देता है कि भाई ये आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ट्रेडिंग एप्स पे आपको नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है कि योर ट्रेड विल बी स्क्वेयर्ड ऑफ, योर ट्रेड विल फिनिश्ड, आप ये पैसा जमा करें। इन्वेस्टर will be required to post additional margin fund if the account does not meet the minimum margin requirement. अगर मिनिमम मार्जिन जितना रखा गया आपका खाता वो मेट नहीं कर पा रहा है तो आपको और पैसे डालने होंगे, तो आप फ्यूचर्स के ट्रेड में बने रहेंगे। और क्या करना है बेटा? इन्वेस्टर कैन स्क्योर ऑफ हिज पोजीशन। स्क्योर ऑफ द मतलब होता है खत्म करना। स्क्योर ऑफ जैसे ये चीज बनी हुई है उसे काटना, पोजीशन को काटना देसी भाषा में। इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर एक्सपायरी, मतलब अगर आप निकलना चाहें तो आप एक्सपायरी से पहले निकल सकते हैं, और वेट टिल एक्सपायरी डेट, या वेट कर सकते हैं व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट विल ऑटोमेटिकली स्टैंड एज स्क्योर्ड ऑफ एट क्लोजिंग प्राइस ऑन एक्सपायरी डेट। कहते हैं जी आप एंड तक वेट करेंगे तो फिर जो लास्ट प्राइस होगा एक्सपायरी पे उस पे आपका खाता खत्म हो जाएगा। इन इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है, लास्ट थर्सडे ऑफ द रेलेवेंट मंथ टू विच फ्यूचर बिलोंग्स, एक्सपायरी इस दिन होती है लास्ट थर्सडे ऑफ द रेलेवेंट मंथ। मतलब जनवरी की सीरीज है, जनवरी का फ्यूचर है तो जनवरी का लास्ट थर्सडे, मार्च का फ्यूचर है तो मार्च का। ये सब तो हमने काफी जो कॉन्सेप्चुअल बेस है अपना स्ट्रॉन्ग तैयार करने की कोशिश की है। लाइए जी अब देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस आप निकाल पाएंगे कि नहीं। वैसे तो मेरे को पूरा फेथ है बट थोड़ा बताना जरूरी होता है। जैसे मान लो किसी ने टीसीएस फ्यूचर लॉन्ग किया, लॉन्ग करने का मतलब बाय किया एट द रेट 2200 रुपीज पर शेयर, और जो वन लॉट है उसमें 200 यूनिट है। तो ये हम एक छोटा सा क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है सर, टीसीएस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया 2200 रुपीज पर शेयर पे, एक लॉट में 200, और एक्सपायरी पे जो प्राइस है, या सेटलमेंट प्राइस भी लिख सकते हैं, एक्सपायरी डेट स्लैश सेटलमेंट प्राइस, एक्सपायरी डेट प्राइस या सेटलमेंट डेट प्राइस 2320। बहुत सिंपल सी बात है सर। आपने अपने दिमाग को ज्यादा लोड नहीं देना। आपने ये देखना है कि ये चीज आपने 2200 रुपए पे खरीदी है और 2320 की होगी। जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं वैसे सोच लें, 2200 की खरीदी 2320 की हो गई, तो अगर आपने 2200 की खरीदी और 2320 की हो गई तो फायदा ही हुआ आपको। उसमें क्या है, उसमें अब ये थोड़ा ना कि नुकसान हुआ। तो कितना फायदा हुआ अगर रफ सी बात करें, क्योंकि करेंगे तो प्रोफेशनल तरीके से, रफ सी बात करें तो 2320 माइनस 2200, ये हो गया 120 का फायदा। लॉट यहाँ पे है जी 200 यूनिट का, तो एक लॉट में आपने 24,000 रुपये कमा लिए। पर जिस तरह इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप हैरान होंगे, इस तरह पेपर में भी आ जाते हैं, तो वहाँ हमें स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट लॉस करना होगा। तो उसमें हम यहाँ लिखेंगे जी सेटलमेंट प्राइस। सेटलमेंट प्राइस को हम यहाँ बेसिकली 2320 रुपये लिखेंगे। अभी एक चीज मैं बोलने वाला हूँ, रुकें जरा। लेस जो आपका एंट्री प्राइस था, जितने पे आपने एंट्री की थी। अब आपने ये देखना है कि अगर आपका एंट्री लॉन्ग है, मतलब आपने लॉन्ग किया था उसको, तो वो आपकी कॉस्ट प्राइस होगी। एंट्री प्राइस आपकी कॉस्ट है, और सेटलमेंट प्राइस क्या बन जाएगी? सेलिंग प्राइस। लेकिन इस पे बाय किया आपने, बाय लिख लो चाहे, और उस पे कर दिया सेल। ठीक है जी, एंट्री आपने लॉन्ग की थी, तो ये हो गया 2200। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है बेटा। ये आ गया प्रॉफिट पर शेयर सर 120, फिर आएगा प्रॉफिट पर लॉट। वन लॉट में यूनिट बता देने, वन लॉट इज इक्वल टू 200, तो 24,000। ठीक है सर, इस तरह इस तरीके से आपको काम करना आना चाहिए। तो आपने बाय किया, ऊपर गया, प्रॉफिट हो गया। अब बाय पे ही पहले लॉस करवा लें एक बार,
फिर हम बात कर लेंगे शॉर्ट करने की भी। पहले बाय करके एक लॉस करवा लेते हैं। चलिए सर, दूसरा केस बना लो सर। सर हमने लॉन्ग किया, मैं लॉन्ग वर्ड ज़्यादा यूज़ करूंगा क्योंकि ये ज़्यादा चलता है। ये हमने लॉन्ग किया RIL, रिलायंस, एट द रेट 1890, और वन लॉट इसका वैसे ही लिख रहे हैं बेटा, कोई मीनिंग ना लेना, 500 शेयर। ये हमने किया। अब इसकी जो सेटलमेंट आपकी हुई किसी कारण से, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री वैसे तो बहुत अच्छा शेयर है, बट क्या कह सकते हैं, सेटलमेंट जो हुई नीचे आ गया ये। सेटलमेंट हुई इसकी 1860 पे। इतने पे हमने एग्जिट कर लिया या एक्सपायरी होगी, दोनों चीजें आप मान सकते हैं कि फ्यूचर्स में आपको बताया आप पहले भी निकल सकते हैं। तो सर अब ऐसे में सिंपल सी बात है कि जो सेटलमेंट प्राइस है वो हमारा सेलिंग प्राइस है, और जो एंट्री प्राइस है वो हमारा बाइंग रेट है। बाय इतने पे, सेल इतने पे, 1860 पे सेल, 1890 पे खरीदा। तो सर लॉस पर शेयर 30 रुपी। लॉस पर लॉट, जिसे हम टोटल भी कह सकते हैं, लॉस टोटल भी लिख सकते हैं, लॉस पर लॉट 30 × 500 कितना हो गया सर, 15,000। इस तरह सजाना और बेटर सीखेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैं कमीशन ब्रोकरेज में नहीं ले जा रहा। तो सर ये आप दिखा रहे हैं कि जैसे एक बंदे ने लॉन्ग ही किया। अब लॉन्ग कोई कब करता है, जब उसे उम्मीद होती है कि ये चीज और महंगी हो जाएगी तो इससे मैं फ्यूचर बेसिस पे बाय करके रख लूं। पर जब एक बंदा लॉन्ग करता है ना, तो दूसरा बंदा शॉर्ट भी कर रहा होता है। कि जिस तरह ये देखिए, रिलायंस स्पॉट रेट 1500, ये था स्पॉट है। इसका फ्यूचर का रेट आ रहा है 1510। अब मैं नाम नहीं बना रहा, ये हमारा ट्रेडर 1 इधर कहीं दूर बैठा है, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, कहीं पे भी दूर कहीं बैठा है ट्रेडर 2। अब ये जो ट्रेडर है, ये वाला ट्रेडर, ये सोचता कि यार रिलायंस तो भाई छा जाएगा इस महीने के एंड तक, तो बहुत ऊपर होगा। तो ही इज इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस फ्यूचर, लॉन्ग इन्वेस्टर बनना चाहता है वो। और दूसरी तरफ बेटा देखो, इसके हाथ में फ्यूचर तब लॉन्ग होगा जे कोई बेचेगा, क्योंकि NSE और BSE तो आपकी इसमें, या सेबी तो कोई हेल्प नहीं कर सकते। अगर आप इसे लॉन्ग करना चाहते हैं तो देयर मस्ट बी ए सेलर, और दूसरी तरफ कोई ऐसा भी होना चाहिए जो इस रेट पे बेच दे। अब वो जो ऐसा होगा उसकी सोच क्या होगी, ट्रेडर 1 की सोच समझ आई। उसको ये लग रहा है कि रिलायंस तो बहुत ऊपर होगा। एक्सपायरी डेट लिख देता हूँ यहाँ, एक्सपायरी डेटा मान लो यहाँ आप लिख दीजिए सर 29/6, मतलब 29/5, 29 मई, ऐसे ये एक्सपायरी डेट है। ठीक है। अब ट्रेडर 1 की सोच ये है कि यार उस दिन तक तो बहुत ऊपर चला जाएगा, तो मैं 1510 पे ले लेता हूँ, मेरा बड़ा फायदा हो जाएगा। अब दूसरा बंदा जो इसे सेल करेगा, उसकी टोटली ऑपोजिट सोच होगी। वो कहला 1510 पे मैं इसे बेच देता हूँ, क्योंकि उस दिन तक तो ये 1400 का हो जाएगा, तो मेरा तो बड़ा फायदा होगा कि जो चीज मैं 1510 पे बेच रहा हूँ तो मार्केट में वैसे तो 1400 की बिकेगी। ठीक है। तो जब एक एक तरफ एक बंदा लॉन्ग कर रहा होता ना, तो बेटा वो लॉन्ग सिर्फ तभी हुआ होता है जब दूसरी तरफ किसी ने क्या किया हो, शॉर्ट, सेल किया हो। तो आपने ये लॉन्ग वाले के सब देख लिए कि इसके लॉन्ग वाले के एंड क्या होते हैं, प्रॉफिट लॉस देख लिए। अब थोड़ा शॉर्ट भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि इफ देयर इज अ लॉन्ग देयर मस्ट बी ए शॉर्ट। तो एक ही पहलू कब तक देखते जाएंगे ना। अब दूसरे बंदे का फायदा नुकसान क्या होता है वो भी तो आपको देखना है सर। ठीक है सर, बनाते हैं केस। अब SBI का शेयर हमारे ट्रेडर को लगा कि नीचे ही जाने वाला है, ऊपर नहीं जाने वाला, तभी वो शॉर्ट करेगा। तो उसने एट द रेट 190 इसे शॉर्ट कर दिया। 1 लॉट इज इक्वल टू 4000 शेयर। 4000 शेयर है एक लॉट में। सर देखिए ऐसा, सेटलमेंट के वक्त आपको अपोजिट एक्शन करना है प्रॉफिट लॉस समझने के लिए। अगर आप लॉन्ग करते हैं तो आपने बाय किया होता है, सेटलमेंट प्राइस पे आपको सेलिंग करनी पड़ती है। मैं क्या दिखा दूं एक बार, ये देख लीजिए, लॉन्ग किया हो, ये बाय कर रखा होता है, सेटलमेंट प्राइस पे सेलिंग करनी होती है, प्रॉफिट लॉस आ जाता है।
अब जब आप शॉर्ट करके बैठे हैं 190 पे, 190 पे बेचा हुआ है, तो सेटलमेंट प्राइस पे आपको एक तरह से बाय करना होगा। ठीक है, ये आराम से समझ में आएगा, ध्यान से देखना। ये देखिए, अब मैं जो सेलिंग प्राइस है ना वो ऊपर ले आऊंगा, ध्यान से समझना। जो मेरा एंट्री प्राइस है, एंट्री प्राइस इसमें सेल है, तो मैंने सेल का ट्रेड इनिशिएट कर लिया 190 का। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने 190 पे बेचा हुआ, और एट द एक्सपायरी या सेटलमेंट जैसे भी लें, ये इससे नीचे होगा तो मुझे समझ में आएगा कि फायदा हो गया, कि मैं तो यार 190 पे बेच दिया, वैसे तो ये 170 का हो गया था, जबरदस्त फायदा हो गया। यही बात है ना, जब आप इस माइंड से सोच रहे हो कि भाई 190 पे आप कमिट कर चुके हो कि आप बेचोगे, अब बाद में आपको पता चले 230 का हो गया, 200 का हो गया, फिर तो नुकसान है, तो तुमने 190 में बेच दिया जो 200 का हो गया। पर बाद में अगर पता चले कि नहीं जी नहीं, ये तो 170 का हो गया था, तो फायदा दिखता है, हाँ जी दिखता है। पर बुकिश तरीके से कैसे दिखाया जाता है, कि ये सेल दिखा दिया, पोजीशन खत्म करने के लिए सेटलमेंट प्राइस पे आपको बाय करना ही पड़ेगा, कि अगर आपने सेल पहले किया देन यू विल बाय लेटर, और अगर आपने बाय पहले किया देन यू विल सेल लेटर। अब सेटलमेंट प्राइस मैं मान रहा हूँ इस वक्त 170, तो सर आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो गया। किताबों के तरीके से इट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सिंपल जो प्रॉफिट लॉस के रूल थे बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे दोनों ट्रेड्स में। लॉन्ग में भी हमने यही फॉलो किया, बस आपको ये देखना है कि लॉन्ग में हमने कॉस्ट पहले इनकर कर दी थी, सेलिंग प्राइस बाद में डिटरमिन हुआ। यहाँ कॉस्ट, यहाँ सेलिंग प्राइस पहले डिटरमिंड है, कॉस्ट बाद में। किताबी तरीका ये है। तो ये आ गया प्रॉफिट पर यूनिट। पर अगर आप किताबी तरीके से निकल के मेरे तरीके से सोचें तो ज्यादा आसान है। यार मैंने 190 पे सेल कर दिया था, मुझे तो 190 मिलने हैं, एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी इट इज एट 170, तो आई एम इन बेटर पोजीशन कि जो चीज मार्केट में 170 की बिकती है मैं उसे 190 का बेच रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस फ्यूचर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपी। मतलब इवन दो अगर मेरे पास ये शेयर ना भी हो तो भी कितना आसान है, मार्केट से 170 का खरीद, उसको दे दे जिसके साथ प्रॉमिस हुआ है, वो तेरे को 190 देगा, तेरा प्रॉफिट आ गया 20 रुपए का। तो तेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, मैं क्या इस बार वर्ड टोटल लिख के खत्म करें, कि हमारे पास एक ही लॉट अभी तक इन एग्जाम्पलों में 4,000 इंटू 20, 80,000 रुपए। अच्छे से वीडियो को पॉज करके ना, वीडियो को कर दो पॉज, और ये अपनी कॉपी पे बनाओ और इसको इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि आपने शेयर सेल करने की कमिटमेंट की हुई है 190 पे, एक्सपायरी डेट आ गया, वो शेयर मार्केट में 170 का है। तो अगर आपको मैं पूरा इमेजिन ही करा दूं कि अगर आप आमने सामने में होते, ट्रेडर वन ट्रेडर टू, भाई इसने लॉन्ग किया है, इसने कहा मैं खरीदूंगा भाई, मैं खरीदूंगा भाई, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा तेरे से 190 पे। इसने कहा है भाई मैं सेल करूंगा, मैं शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट गया एट द रेट 190, ये हुआ टाइम जीरो पे। अब बीत गए 20-25 दिन, एक्सपायरी आ गई, मान लीजिए यहाँ एक्सपायरी आ गई। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि भाई शेयर देने हैं, 4,000 शेयर देने हैं। ये कहेगा कि भाई मेरे को पैसे देने हैं, कहेगा भाई ये ले पैसे 4,000 शेयर के इंटू 190, ही विल पे। मैं पूरा डिलीवरी से समझा रहा हूँ, तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अब इसको कहेगा ले आज शेयर दे भाई, शेयर दे, वो कहेगा ट्रेडर टू कहेगा भाई दे रहा हूँ, 2 मिनट रुक। ओके शेयर तो है नहीं, शेयर तो है नहीं, कहाँ से लाऊं शेयर, मार्केट में पता करते हैं शेयर कितने का, अभी इससे खरीद देते हैं 170 का। तो 4,000 शेयर पे 170 के हिसाब से ये शेयर चिपका दिए इसे, ये शेयर दे दिए इसे, ये शेयर दे दिए बेटा, ये माया ले ली। तो आप खुद देख लो, माया ज्यादा आई है, माया ज्यादा आई है, शेयर सस्ते का है, तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इतना मुश्किल नहीं होता कि शॉर्ट करके प्रॉफिट कैसे कमा लिया। ठीक है। अब सर जी, कई बार ये ऐसे जैसे लग रहा होता है वैसे होने के बजाय कुछ और भी हो जाता है, लाओ यही बना दें। अब देखिए, ये केस ए है जिसमें शेयर बाद में 170 का हुआ। केस बी में क्या होता है मेरे साथ देखें, ये देखिए ये तो 190 है, क्योंकि दिस इज एट टाइम जीरो, ये तो पहले ही डिसाइड हो गया था। एक्सपायरी पे ये देखना है कि शेयर कितने का मिलेगा। अब 170 केस ए था, केस बी में द शेयर इज एट 205। ओहो सर,
ट्रेडर वन इज रेडी विद द मनी, फोन कर रहा है पैसा कब और कहाँ पहुंचाना है। ध्यान से, ये सब मजाक के लिए, एक्चुअल में तो सभी एक्सचेंज से हो रहा है, हम तो एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं आएंगे। पर समझना तो पूरा फील लेके है ना। वो तो कह रहा है भाई ये लो 190 रुपये लो, लाओ शेयर दो। अब मैं कहता हूँ यार शेयर देना पड़ना है, शेयर देना पड़ना है। सर 205 का शेयर मिल रहा है मार्केट में, सर देना तो पड़ेगा, इससे बच तो सकते नहीं आप। तो सर बिल्कुल आपने 190 रुपये शेयर बेच के लिए, 205 रुपये उसके लिए दिए, तो आपका नुकसान सर 15 रुपये का हो गया। 15 रुपये का नुकसान हो गया सर। 4,000 शेयर का लॉट है, बाजा बज गया सर, 60,000 रुपये का नुकसान हो गया। कुछ नालायक पार्टियां बैठी होती हैं इसमें ना, जब सुन रही होती हैं कहानी, कहते सर हो सकता है उसने शेयर पहले ही खरीद के रखे हों। सर तब भी ये नुकसान है, तब भी 205 ही आएगा, आपकी कॉस्ट नहीं आएगी। रीजन, यार आपने अगर मान लो ये शेयर जो आप सप्लाई किए हैं वो खरीद के रखे हुए थे 150 रुपए के हिसाब से, तो अगर आप किसी को मार्केट में देते वो शेयर तो 150 पे थोड़ा ना देते, कितने पे देते, 205। मतलब 205 की आज की औकात थी उनकी, और आपने 190 में दे दिए। सोच के देखो, तब भी नुकसान है। कि अगर वो शेयर पहले से ही मेरे पास पड़े थे तब भी नुकसान है, क्योंकि वो शेयर किसी भी भले मानस को मार्केट में 205 के बेचे जा सकते थे। आज का रेट चल रहा था सौदे का ये, और आपको 190 मिले। अब इट डजेंट मैटर कि आपने 150 के खरीदे थे, बिकॉज उन 150 इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट। आज की तो 205 की वैल्यू थी उनकी। तो इस तरीके से बेटा शॉर्ट में प्रॉफिट लॉस हो जाते होते हैं। अगर आप इतने दिमाग नहीं लगाना चाहते कि हाउ इट वर्क्स, तो मैंने बता दिया यार, इट्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में आपने सेल पहले किया होता है, प्रॉफिट लॉस जानने के लिए आपको बाय करना है, ऐसा सोच लें। लॉन्ग में आपने बाय पहले किया होता है, प्रॉफिट लॉस जानने के लिए आपको सेल करना है। ठीक है, अभी हम इस क्लास में इसके और भी कुछ एग्जांपल करते जाएंगे। मान लीजिए इन्फी, बड़ा फेवरेट शेयर जी। इन्फी किसी ने शॉर्ट कर दिया, 1,200 रुपये पर शेयर पे शॉर्ट कर दिया, और इसके एक लॉट में है 1,000 शेयर। अब इसकी सेटलमेंट के मैं 3-4 केस बना लेता हूँ, ताकि हमारे जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सेटलमेंट प्राइस जो एक्सपायरी पे है, इसकी प्रेजेंटेशन बनेगी अभी, मतलब कि ये नहीं कि मैं यही सॉल्व इसी में फाइनल मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। कि सेटलमेंट प्राइस को क्वेश्चन में दिया होगा, हम इस तरह स्टेटमेंट बना लेंगे। सेटलमेंट प्राइस 1210, 1180, 1250, 1080, दिस। ठीक, अब क्या किया हुआ आपने, शॉर्ट किया हुआ। तो जो आपका एंट्री प्राइस है वो शॉर्ट है, वो एक तरह सेल है। हर एक सिचुएशन में आपने पहले तो सेल किया हो, बाद में जो हो गया हो गया। ये एंट्री प्राइस है। अब जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट प्राइस, वो आपकी बाइंग बन जाएगी। और मेरे वाले तरीके से भी समझते रहना दोस्त, साथ देना पूरा। 1,200 पे बेच दिया था, दिन आ गया, दूसरा बंदा आ गया, कह रहा 2,000 शेयर दो। मार्केट में शेयर कितने का, 1,210। तो सर इसमें कोई फायदा तो नहीं दिखता, प्रॉफिट स्लैश लॉस लिख लेते हैं, नेगेटिव इंडिकेट लॉस। 1,200 रुपये में बेचना पड़ गया 1,210 का खरीद के। अगला केस, 1,200 में बेचा तो हुआ ही है, आज इसकी सप्लाई अरेंज करनी है, 1,180 का मिल गया मार्केट में, बहुत अच्छी बात है, 20 रुपीज प्रॉफिट। अगले में तो सर जबरदस्त उछाल है, 50 रुपए का नुकसान। सर अगले में तो काफी अच्छा फायदा, क्योंकि आप इसे 1,200 में बेचे हैं और मार्केट में 1080 का मिल रहा है, तो 120 रुपए का फायदा एक शेयर के पीछे हो जाता है। सर ये पर शेयर है, तो इसको अगर टोटल प्रॉफिट लॉस की शेप देनी हो तो आप लोगों को खाली लॉट साइज से मल्टीप्लाई करना है। तो दिस विल बी 10,000, दिस विल बी 20,000, 1,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये 50,000 रुपए का नुकसान, ये 1,20,000 का प्रॉफिट। तो ये हमने शॉर्टिंग में 4 सिचुएशन देखी कि हमने पहले शॉर्ट कर रखा था, तो उसके बाद सेटलमेंट से हमारे प्रॉफिट लॉस कैसे आए। अब हम लॉन्ग पे भी आपको 4 सिचुएशन में प्रैक्टिस करवाएंगे। सर सिप्ला का शेयर, फार्मा सेक्टर आजकल काफी इन है, रीजंस ऑब्वियस हैं, सबको पता। सिप्ला का शेयर लॉन्ग किया
एट द रेट 540, 1 लॉट 2000 शेयर के बराबर। एक्सपायरी पे सेटलमेंट कितने कितने रेट पे हुई, 4 केस बना रहा हूं, ए बी सी डी। सेटलमेंट प्राइस 630, 500, 555, 515। लीजिए सर, ये केसेस है। अब आप लॉन्ग कर चुके हैं, पहले ध्यान ही रखिएगा, लॉन्ग कर चुके हैं, और इन सिचुएशंस में आपको अलग अलग इंडिपेंडेंट पार्ट मान के आंसर करना है। ठीक है सर, लॉन्ग करने का मतलब बाय आपने पहले किया। सर देखिए, रूल ऑफ द गेम इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, रूल यही है। अब इसमें आप उसको सेल बाय जो मर्जी लिखें, जैसे भी। अब इसमें क्या कर रखा है कि हमने लॉन्ग कर रखा है, तो हमने खरीद तो रखा ही है, अभी खरीद तो रखा ही है। अब ये ऊपर जाता है इस रेट से, तो हमें लगेगा बेस्ट हुआ यार, 540 पे बुक कर लिया था, रेट देख कितना ऊपर आ गया। पर अगर नीचे आ गया तो भी 540 पे खरीदना पड़ेगा, रेट चाहे जितना मर्जी हो जाए। तो यहाँ आपका जो एंट्री प्राइस है, ओहो हाइलाइटर ऑन रह गया, एंट्री प्राइस है वो आपकी बाइंग है, ये आपकी बाइंग है। आप एंटर हुए थे बाय करके, शॉर्ट में आप एंटर होते हैं सेल करके, सेल करके एंट्री प्राइस बनता है। ये आपने 540 पे रखा हुआ, लीजिए सर 540 हर केस में। और जो सेटलमेंट प्राइस है वो आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। बस यही चीज़ है सर, इतनी सी बात है। अब ये सारा दोबारा वही लिख रहा हूँ मैं सर। ये सब इस तरह के बंधनों में ना अपने आप को बांधना। प्रैक्टिकली देखो, शेयर मार्केट में 5वीं पास बंदे भी करोड़ों कमा गए फ्यूचर्स में। पीएचडी वाले घर लुटा गए, बुक्स भी बहुत पढ़ रखी थी, बहुत कुछ जानते थे, समझते थे। वॉरेन बफे को भी पढ़ा था, पर ट्रेड ठीक से नहीं संभाल पाए थे, घर भी गिरवी रखवा गए। और 8वीं 9वीं पास, 10वीं पास, 5वीं पास दिल्ली में मिल जाते बंदे, ब्रोकर के साथ रह रह के काम सीख गए। पता भी नहीं कुछ काम कर रहे हैं, जबरदस्त दिमाग होना चाहिए। अब इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं ना बनाना, बाइंग सेलिंग ये क्या है, 540 पे एक चीज बुक कर ली, रेट बढ़ेंगे फायदा होगा, जो चीज का पोजीशन आपके पास है। रेट नीचे आ जाएंगे तो पोजीशन मिलने पे नुकसान हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है जी। तो अब ये प्रॉफिट लॉस देखें, प्रॉफिट लॉस पर यूनिट। सर 540 पे बुक किया हुआ 630 हो गया, 90 रुपए का फायदा। सर 540 पे बुक किया हुआ 500 का मिल रहा है, सर 40 रुपए का नुकसान। सर 540 पे बुक किया हुआ 555, सर 15 रुपए का फायदा। 540 पे बुक किया हुआ 515 का हो गया खाली, सर 25 रुपए का नुकसान। फिर टोटल प्रॉफिट लॉस, सर लॉट साइज को पिक्चर में लें, 2000 शेयर का लॉट है, तो 2000 इंटू 90, सर 1,80,000 का अच्छा मुनाफा जेब में। 2000 इंटू 40, सर 80,000 रुपये का तगड़े वाला नुकसान। 2000 इंटू 15, सर 30,000 प्रॉफिट। 2000 इंटू 25, सर 50,000 का लॉस। ये सर, तो लॉन्ग पे भी मेहनत की हमने, शॉर्ट पे भी मेहनत की। आपने वीडियो पॉज करके दोनों चार्ट्स खुद भी बनाने हैं। कोई भी क्वेरीज हैं तो व्हाट्सएप आप मेरे को साथ साथ करते रहेंगे। कुछ भी आप इश्यूज चाहते हैं कि सर इसका जवाब मिले, उसका मिले, तो व्हाट्सएप नंबर आप सबको अच्छे से पता ही है। ठीक है, इस पे आप अपनी क्वेरीज रेगुलर बेसिस पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब सर बात क्या हो रही है कि इस सारे में हमने जो कमीशन ब्रोकरेज है वो इग्नोर कर रखी है। आईसीआई का अगर देखें अभी तक का ट्रेंड, फ्यूचर्स के क्वेश्चन में एक आधे में इन्होंने कमीशन ब्रोकरेज पेपर में डिस्कस किया, आज तक की इतनी लंबी हिस्ट्री में मतलब ये बात ही नहीं करते कमीशन ब्रोकरेज की। एक्चुअली क्या होता है, ब्रोकरेज तो आपको दोनों बार देनी होती है, कि जब आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं, चाहे लॉन्ग करें या शॉर्ट करें, और जब आप उसमें से निकलते हैं, मतलब जैसे एक्सपायरी से पहले आप निकल रहे हैं, ठीक है, तो तब आप किसी और को बेचोगे तब भी वो कमीशन लेगा। अब अगर क्वेश्चन ये बता दे कि मैं क्या अब इसमें पूरा केस ना मैं बनाऊं, आपका टाइम ना इसमें वेस्ट करूं, वो बोरिंग और रेपिटेटिव हो जाता है। कि क्वेश्चन ये बता दे कि इस ट्रेड में जो टोटल कमीशन ब्रोकरेज है
टोटल कमीशन ब्रोकरेज है वो 2,000 रुपये है, तो इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट लॉस कह लेंगे टोटल के बजाय। दैट साउंड्स बेटर। लेस ब्रोकरेज कमीशन। देखो, ब्रोकरेज या कमीशन एक ऐसी चीज है, उसमें आपका प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ ये नहीं देखा जाता, वो आपको पे करनी है। दैट इज द इनकम फॉर द ब्रोकर। ठीक है। अगर वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वर्ड यूज कर ले, जैसे इंडेस वर्ड यूज करता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दैट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें कमीशन, ब्रोकरेज, स्टॉक एक्सचेंज चार्जेस सब आ जाते हैं। तो भाई कमीशन ब्रोकरेज जितनी भी है, मान लो उसने कहा जी 2,000 रुपये कमीशन ब्रोकरेज है, तो 2,000 रुपये टोटल है, हर सिचुएशन में लेस ही होंगे। अब उससे क्या होगा कि जो नेट पी एंड एल आएगा, सर देखिए 180 का ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा था, 2,000 उसमें कमीशन देनी पड़ेगी। बात समझ आए थे कि ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पहले ही लॉस में तो ऊपर कमीशन भी देनी पड़ेगी, तो सर ये लॉस और बढ़ेगा। सर यहाँ प्रॉफिट में थे 28, सर यहाँ प्रॉफिट, यहाँ आप लॉस में है, कमीशन देनी पड़ेगी। ठीक है सर जी, इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा अगर कमीशन ब्रोकरेज आए थी। ठीक है। कमीशन ब्रोकरेज इकट्ठे ही दी होगी लमसम में, इस तरीके ट्रीट हो जाएगी। अगर वो कहे जी कमीशन ब्रोकरेज पेड ऑन वन लेग ऑफ द ट्रेड, वन लेग मतलब बाय और सेल, सेकंड लेग सेल हो जाती है ना, तो इंटू 2 कर लेना। अगर वन लेग की कमीशन है 500, तो एक बाय करते वक्त 500 और फिर बाद में निकलते वक्त सेल करते वक्त भी 500 दिए होंगे, तो टोटल कमीशन कितनी कर देना, 1,000। ये चीज है। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, कोई क्वेरीज हो मेरे से पूछें। अगले लेक्चर में हम एक्चुअल क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। हम इसमें ऑप्शंस की थ्योरी अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास फ्यूचर्स में ही बहुत कुछ है करने को। जब वो सब हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट विद द ऑप्शंस थ्योरी। ओके बेटा जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।